Friends, it's me, Varshidev, Professor of Mathematics. Today I'm here to teach you the chapter number 7, permutation, combination, and first of all, we will discuss factorial. And in the end of this chapter, we will discuss probability. What is a factorial? Okay, there is a symbol for the factorial, 1 or this one. Okay, there is a symbol for the factorial which indicates invented 1808 by Christian Kramp. Okay, note 0 factorial 1 factorial is equal to 1. स्टूडेंट 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ये याद रखिएगा। और ये भी आया हुआ है कि ये फैक्टोरियल कब इन्वेंट हुआ, तो ये आपको याद होना चाहिए। 1808 में इन्वेंट हुआ। किसने इन्वेंट किया? क्रिश्चियन क्रैम्प ने इन्वेंट किया। और इसका सिंबल कौन कौन सा है भी मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? इसका मतलब ये है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। 5 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 1। ओके, अगर आप इसको 4 तक रोकना चाहते हैं तो 4 के फैक्टोरियल पे रोकिएगा। 5 के फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो दोनों फैक्टोरियल की नोटेशन है, सिंबल्स हैं। तो अगर इस फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन तब भी आपके पास फैक्टोरियल, अगर इस फॉर्म में आ जाए तब भी आपके पास फैक्टोरियल। और अगर आप 3 तक जाना चाहते हैं तो मैं 3 तक रोकूंगा, लेकिन साथ में फैक्टोरियल का सिंबल भी लगा दूंगा। और इसी तरह अगर मैं 2 तक जाऊं तो 2 का फैक्टोरियल। आप 1 तक भी जाएं तो भी 1 का फैक्टोरियल लगाते हैं, लेकिन क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है इसलिए आप सिंपल 1 भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, जो आपके पास क्वेश्चन है पहला, वो ये है कि कन्वर्जन ऑफ नंबर इनटू फैक्टोरियल। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास 4 लिखा गया है और आप इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल मेथड है आपके पास कि जो भी नंबर आपके पास है उससे एक कम 3 है तो उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे। तो ये आपके पास हो गया 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल। तो आपने देखा एक सिंपल नंबर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, फैक्टोरियल की फॉर्म में। लेट्स सपोज अगर मैं 52 लिखता हूं और मैं इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो आपने क्या करना है, 52 से एक कम क्या होता है, 51 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे। तो ये आपके पास क्या होगा, 52 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 51 का फैक्टोरियल। तो आपने देखा कि आपने कन्वर्ट कर दिया किसी भी नंबर को फैक्टोरियल की फॉर्म में। अगर आपके पास है n -1 n -2 अप टू सो ऑन n -r-1, तो अगर आपने इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो लास्ट नंबर आपके पास है ये वाला। इसमें देखिए n -r-1 है, तो ये बेसिकली क्या है, n -r+1। जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -r +1 हो जाएगा। तो आपने -1 इसमें ऐड किया तो ये -1 और +1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, n+1। तो सॉरी n ये +1 से n -r, तो आप n -r के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो ये आपके पास बन गया n का फैक्टोरियल। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, n, और नीचे आपके पास आ गया n -r का फैक्टोरियल। अब इसके साथ में कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोट बताता हूं जो कि अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन आपके पास आ गया, बल्कि मैं आपको पहले इन क्वेश्चन की बजाय नोट्स बताता हूं थोड़े से, कि अगर आपके पास a + b का फैक्टोरियल है तो वो बराबर नहीं होता a का फैक्टोरियल प्लस b का फैक्टोरियल। इसी तरह
अगर आपके पास a माइनस बी का फैक्टोरियल है वो बराबर नहीं होता a का फैक्टोरियल माइनस b का फैक्टोरियल। a और b होल का फैक्टोरियल does not equal to a फैक्टोरियल ओवर b फैक्टोरियल। और इन दी एंड अगर आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके प्रोडक्ट का फैक्टोरियल बराबर नहीं होता a का फैक्टोरियल और b का फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपने कभी एफएससी में पढ़े भी नहीं होंगे ना सोचे होंगे, तो मैं आपको कुछ गाइड कर देता हूँ, कुछ आइडिया दे देता हूँ ताकि आपका जहन उस लेवल पे सोचना शुरू कर दे। अच्छा, पहले तो सिंपल क्वेश्चन आपके पास है कि 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 का फैक्टोरियल। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको इससे कैंसिल करके 1/2 लिख देते हैं, फैक्टोरियल से कैंसिल और 4/8। स्टूडेंट याद रखिएगा ये मिस्टेक है आपकी। फैक्टोरियल एक ऑपरेटर है, जब तक आप इसको मुकम्मल या तो सेम नंबर से कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कैंसिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो सकता है। 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल, तब भी आप क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 ओवर 6, यानी 7 को 6 तक ओपन करें फिर इसको कैंसिल करें। सिमिलरली ये क्वेश्चन जो आपके पास है, आपने क्या करना है 8 को 4 तक ओपन करना है, 8 को 4 तक ओपन करें, 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। अब आप इसको कैंसिल करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट का वही आपके पास रिजल्ट आएगा, ना कि आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको 4 रूल बता दिए स्टूडेंट्स। नाउ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आप कुछ नया सोचेंगे कि अगर आपके पास n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ गया, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, तो मैं दोबारा लिख देता हूं, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो मैं चाहता हूं जी इसकी लिमिट मुझे पता चल जाए n इज इक्वल टू 1 पे। एक ये क्वेश्चन हो गया, इसी को मैं कहता हूं जी मुझे इसका पहला डेरिवेटिव बताएं d ओवर विद रिस्पेक्ट टू dn, और इसी का मैं कहता हूं जी इंटीग्रेशन बताएं मुझे। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले आपने क्या करना है कि जो फैक्टोरियल आपके पास है आप उसको ओपन करें, दैट इज n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया और लिमिट n अप्रोचेस टू 1, तो n को 1 पुट करें तो आपके पास 1 आ गया। नेक्स्ट आप देखिए d ओवर dn, यू वांट टू टेक द डेरिवेटिव, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है n आता है, तो n के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आ गया 1 आ गया। ओके, और इसी तरह जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू dn डिफरेंशियल n स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन बन गई कि लिमिट n अप्रोचेस टू 1 n फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे मैं n की जगह 1 की जगह x लगा देता हूँ, इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो x की किस वैल्यू के लिए, ऑप्शन ए x इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी x इज इक्वल टू c, x इक्वल टू d। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, इसमें लिमिट भी आ गई, डेरिवेटिव भी आ गया, इंटीग्रेशन भी आ गया। अब आप देखिए, अब हमने क्या करना है, अब हमने डिस्कस करना है परमुटेशन को। द नेक्स्ट टॉपिक इज परमुटेशन। What is the definition of permutation? NPR, total number of objects are using at a time, which is equal to n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल।
So this is the definition of the permutation. What is a permutation? It is basically arrangement of different objects or number where R lies in between 0 and R. Okay, we have discussed two cases: without repetition permutation और with repetition. इसके साथ आपके पास यहाँ पे भी दो केसेस हैं, एन पी आर व्हेन आर इज इक्वल टू 0, तब कुछ भी नहीं है, टोटल ऑब्जेक्ट ही मतलब जो है अगर 10 नहीं या 5 है लेट्स सपोज, तो आप यूज कोई भी नहीं कर रहे, तो फिर आपके पास ये जो डेफिनेशन है n का फैक्टोरियल n माइनस 0 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया n का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1. एंड द अदर केस, जब आपके पास टोटल और n के बराबर है, जितने ऑब्जेक्ट है सारे ही यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n का फैक्टोरियल, दैट इज 0 फैक्टोरियल. What is 0 factorial? 1. So you have answer n ka factorial. Now we will discuss the types of the permutation. First of all, without repetition. Okay, the word plane. आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं होगा, तो इन तमाम अल्फाबेट से कितने मजीद वर्ड बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5. अच्छा, इसमें मैं मजीद क्वेश्चन ऐड कर सकता हूं, नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल अल्फाबेट. तो ये आपके पास आ गया 5p5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120. ओके, 1 2 3 4 5. क्वेश्चन आपके पास है नंबर ऑफ how many numbers can we generate, how many number can generate using 3 digits at a time. तो इसमें आपके पास जो आंसर है वो आएगा 5p3, क्योंकि आपने 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, तो इसलिए 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल. तो इससे जो भी आंसर आएगा वो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू होगी. ओके, ये तो थी विदाउट रेपिटेशन. अब है जी विद रेपिटेशन. अब विद रेपिटेशन वाला केस करते हैं, उसमें कुछ मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं. विद रेपिटेशन में आपके पास आ जाता है लेट्स सपोज मैथमेटिक्स. इसमें फॉर्मूला ये होता है कि जितने भी टोटल आपके पास नंबर होते हैं और जो रेपिटेशन हो रही होती है उन सब का फैक्टोरियल. अगर 3 अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं तो 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा. जितने टाइम रिपीट हो रहे हैं n1 वही होता है, n2 वही होता है. n क्या है टोटल? अब आप देखें इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो ये हो गया 11 का फैक्टोरियल. तो आप देखें m कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 m 2 m, तो 2 दफा रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया 2 का फैक्टोरियल. ओके, a कितने टाइम रिपीट हो रहा है, ये भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है. चलो जी, ये भी 2 हो गया. ओके, t कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2, तो ये भी 2 हो गया.
अब आप देखें कुछ और तो रिपीट नहीं हो रहा, एच नहीं हो रहा, ई नहीं हो रहा, तो मजीद कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो इसकी जितनी सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे, फैक्टोरियल निकालेंगे, वही आपके पास आंसर आ जाएगा। अनदर एग्जांपल, लेट्स सपोज पाक पतन। देखिए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके पास 9 का फैक्टोरियल। जितने भी आपके पास अल्फाबेट है या नंबर्स है, नंबर्स के लिहाज से भी ये लिखा जा सकता है, उसमें भी रेपिटेशन आ सकती है। तो 2 को 2 दफा रिपीट कर दिया, 3 को 3 दफा रिपीट कर दिया, 4 को 4 दफा या 2 दफा रिपीट कर दिया। अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखें पी कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। तो आप लिखें 2 का फैक्टोरियल। ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो ये हो गया 3 का फैक्टोरियल। और टी कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, तो ये 2 का फैक्टोरियल। अब मजीद अगर कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो उसको लिखिए, उतने जितने भी टाइम रिपीट हो रहा है उतने का फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा। अगर नहीं रिपीट हो रहा है तो 1 का फैक्टोरियल, वो 1 ही होता है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सर्कुलर परमुटेशन। इसके साथ बल्कि एक और भी मैं केस ऐड कर देता हूं, अटैक्ड। इससे आपने वर्ड बताने हैं कि कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जब सी स्टार्ट में हो और के एंड में हो। तो इसमें आपने देखा कि मैंने 2 अल्फाबेट को फिक्स कर दिया, एक सी को और एक के को। बाकी आपके पास कितने बचे, 6, 1 2 3 4 5 6। इधर कुछ भी आ सकता है स्टूडेंट्स 6 में से, लेकिन के और सी। तो याद रखिएगा, जिसको आपने फिक्स कर दिया उसको काउंट नहीं करते होते। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अटैक्ड एक वर्ड है, उस जितने भी अल्फाबेट से वो बना है उससे हमने मजीद वर्ड क्रिएट करने हैं। और क्रिएट करने के लिए कंडीशन क्या है कि जो सी है वो स्टार्ट में होना चाहिए और के क्या होना चाहिए, एंड में होना चाहिए। तो इस कंडीशन को अगर मैं फुलफिल करूं तो बाकी मेरे पास, तो जिसको, क्योंकि ये मैंने फिक्स कर दिया, सी भी फिक्स कर दिया, के भी फिक्स कर दिया, जिनको फिक्स कर दिया जाता है उसको काउंट नहीं करते, जिनको फिक्स कर दिया जाता है उनको काउंट नहीं करते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी आपके पास बचे 6, तो 6 का फैक्टोरियल। अब आप देखें कि रिपीट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो आंसर आ गया आपके पास। अगर रिपीट हो रहा है तो देखिए कितने अल्फाबेट्स या नंबर रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। टी कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। तो स्टूडेंट इसका आंसर यही होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो भी नंबर आएगा वो आपके पास आंसर है। हाँ, अगर वो कहते हैं स्टार्ट ए से करें और एंड टी से करें, इसका मतलब ये हुआ कि ए भी फिक्स हो गया, टी भी फिक्स हो गया। तो जो फिक्स हो गया वो काउंट नहीं होंगे, ना ए काउंट होगा ना टी काउंट होगा। तो बाकी जो रेपिटेशन फिर किसी में भी नहीं आएगी, क्योंकि एक ए भी निकल गया जो रिपीट हो रहा था, एक टी भी निकल गया जो रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो जब वो निकल गया तो बाकी किसी में भी रेपिटेशन नहीं है, बाकी फिर सिंपल आपके पास आंसर आएगा। ओके, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन में आपके पास 2 केसेस है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर परमुटेशन और वर्टिकल सर्कुलर परमुटेशन। इसका आंसर है जी n-1 का फैक्टोरियल और इसका आंसर है n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। इसकी एग्जांपल हो गई मेटिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, इसकी एग्जांपल की रिंग, नेकलेस और मजीद भी बहुत कुछ। अब मीटिंग टेबल में क्या है,
लेट्स सपोज के क्वेश्चन में आपको मतलब कंसीडर कर लेता हूँ, आप घर के 8 या 10 फर्द है, लेट्स सपोज 8 फर्द है, यू आर सिटिंग अराउंड द डाइनिंग टेबल, ठीक है, डाइनिंग टेबल के गिर्द आप बैठे हैं। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपकी अरेंजमेंट कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी मतलब जो अरेंजमेंट बनाई जा सकती हैं, तो आपके पास आंसर क्या है? अगर आप 8 लोग हैं घर के तो 8 - 1 7 फैक्टोरियल आपके पास आंसर आएगा। अगर आपने 8 लोगों ने मीटिंग करनी है राउंड टेबल में बैठ के, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर परमुटेशन में बैठ के, तो आपके पास अगर 8 लोग हैं तो वो क्या हो जाएगा? 7 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक नया केस राइज होता है। वो केस क्या राइज होता है? अब आप 8 लोग हैं, हम कहते हैं जी जो हमारे पेरेंट्स हैं, वालिदैन है, वो इकट्ठे बैठेंगे। तो जब टुगेदर वाला केस आ जाता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, जो 2 लोग होते हैं उसको एक कंसीडर करते हैं। अब 8 लोग हैं, कितने लोग हैं? 8। मैं यहां पे लिख देता हूं, 8 people sit around table, 2 of them sit together। तो इसका जो आंसर है वो है 6 का फैक्टोरियल। वजह, जो 2 of them sit together है, ये एक है, इनको क्या कंसीडर करना है? एक। और 8 पीपल है तो यहाँ पे एक यहां से माइनस होगा। स्टार्टिंग पोजीशन भी तो लेनी है ना, फिक्स भी तो करना है किसी को। जब आप स्टार्टिंग पोजीशन लेते हैं तो वो फिक्स हो जाता है, फिक्स वाले को काउंट नहीं करते, इसलिए n को -1 फिक्स किया जाता है। सर्कुलर में आपको स्टार्टिंग पोजीशन नहीं मिलती, तो स्टार्टिंग में आपने 1 को फिक्स करना होता है किसी भी एक पोजीशन, चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जैसे भी आप करेंगे। तो 8 पीपल सिट अराउंड द टेबल, ये 7 का फैक्टोरियल हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है? 2 of them sit together, तो 2 उनमें से इकट्ठे बैठेंगे, इसलिए वो 6 का फैक्टोरियल आंसर आ गया। अच्छा, के रेंज, इसमें क्या होता है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पोजीशन में देखते हैं तो आपके पास हाफ पोजीशन रिपीट हो चुकी होती है, तो आप उसको कंसीडर नहीं करना चाहते। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी 8 beads ऑन नेकलेस, तो इसकी परमुटेशन क्या होगी जी? 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आंसर आ गया। सो दिस इज द सर्कुलर परमुटेशन। नाउ स्टूडेंट वी हैव ट्रिक। ये जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड काफी दफा क्वेश्चन अपेयर हो चुके हैं, बोर्ड में भी एमसीक्यूज हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स व्हेन m स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट ऑलवेज टुगेदर। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, इंग्लिश और उर्दू की बुक टुगेदर है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 और 8 वाला, जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। लेट्स सपोज 1 2 4 6 8 आपके पास है, ये 5 डिजिट है। आपने इससे मिलते जुलते मतलब 5 डिजिट के इस्तेमाल से कितने 120 नंबर बनेंगे, तो उनमें से आपने 2 8 वाले जो टुगेदर है वो अलग करने हैं और नेवर टुगेदर वाले अलग करने हैं। देखें, लेट्स सपोज कि मैं एक नंबर लिख देता हूँ 1 2 8 4 6, इसमें 2 और 8 टुगेदर है। ऐसा भी हो सकता है 1 8 2 4 6, इसमें भी 2 और 8 टुगेदर है। तो इसका शॉर्ट मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। स्पेसिफाइड नंबर कौन से डिजिट 2 और 8, यहाँ पे आ गया 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इनटू, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 हो गया जी, माइनस n स्पेसिफाइड दैट इज 2, फिर प्लस 1 और फिर इसका फैक्टोरियल। और देखिए 5 - 2 3, 3 + 1 4 का फैक्टोरियल 24, तो ये आपके पास आ गया 2 का फैक्टोरियल 2 24 विच इज इक्वल टू 48। तो 48 120 में से 48 आपके पास नंबर ऐसे होंगे व्हेन 2 और 8 टुगेदर। ओके, अब टुगेदर नहीं, पहले टुगेदर अब टुगेदर। ये जनरल मैंने आपको ट्रिक बताया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको कहीं और पे इंप्लीमेंट करना हो, A B C D X Y, अच्छा जी इसमें कहते हैं कि X और Y टुगेदर है, तो क्या है स्पेसिफाइड कितने हो गए 2। फार्मूला देखिए, ट्रिक देखिए, 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई
6 है टोटल आपके पास अल्फाबेट, माइनस m अगेन 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया 4 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल, दैट इज 240 ऑलमोस्ट। ओके, नेवर टुगेदर। टोटल आपके पास कितने थी 1 2 3 4 5। ओके, 5 का फैक्टोरियल माइनस स्पेसिफाइड कितने 2 8 नेवर टुगेदर। ये इकट्ठे नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 4 8 6 इस तरह के नंबर जिसमें 8 और 2 और 8 आपस में इकट्ठे ना हो, तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। 5 का फैक्टोरियल माइनस व्हाट इज एन स्पेसिफाइड 1 2, तो ये आपके पास 2 है जी, 2 का फैक्टोरियल इनटू n माइनस m प्लस 1। n आपके पास है 5, स्पेसिफाइड 2 है, अल्फाबेट डिजिट 2 और 8 प्लस 1, ये हो गया 120 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 3 3 प्लस 1 4 4 का फैक्टोरियल, तो 120 माइनस 4 का फैक्टोरियल 24 24 मल्टीप्लाई टू 48 दैट इज इक्वल टू 72। तो अब आपको वो एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये एक ट्रिक था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जब आपने टुगेदर वाला केस फाइंड आउट करना है तब भी ये ट्रिक आपके पास है, नेवर टुगेदर वाले केस में भी आपके पास ट्रिक मौजूद है। अब आप देखिए नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज कॉम्बिनेशन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन? दैट इज NCR, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और टीम्स। पहले जो आपके पास अरेंजमेंट है परमुटेशन में वो आपके पास अल्फाबेट्स या डिजिट्स इंडिविजुअल्स हैं। अब ये ग्रुप की फॉर्म में हो सकता है, टीम की फॉर्म में हो सकता है, कमेटी की फॉर्म में हो सकता है, कॉम्बिनेशन की जो अरेंजमेंट होती है। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग एट अ टाइम which is equal to n factorial r factorial n minus r factorial। तो इसमें भी दो केस आप देख लें, NC0 जब r आपके पास 0 है तो 0 का फैक्टोरियल 1, n माइनस 0 n का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास 1 आ गया। और अगर आपके पास n ही है, r की वैल्यू, यहाँ r की वैल्यू 0 रखी है आपने, यहाँ पे r की वैल्यू आपने n रखी, तो n माइनस n 0, 0 का फैक्टोरियल 1, n का फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास क्या बचा 1। तो आपने देखा कि दोनों केसेस में जब आप r को 0 लें या r को n के बराबर लें तो आपके पास कॉम्बिनेशन 1 के बराबर ही आता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस relation between permutation and combination। देखें कॉम्बिनेशन आपके पास क्या है, NCR, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। r के फैक्टोरियल को उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दें NCR से, तो आपके पास क्या रह गया, where this is the definition of permutation, so this is the relation between combination and permutation। आपको कॉम्बिनेशन दे के परमुटेशन पूछा जा सकता है, परमुटेशन दे के कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। NCR is equal to NC n minus r। For example, question NC8, NC12, then what is the value of n?
तो देखें NC12 जो आपके पास है, आप इसको यूजिंग दिस डेफिनेशन किसी भी एक को उठा लें, NC8 को उठा लें या NC12 को उठा लें, इस पे डेफिनेशन ये अप्लाई करें तब भी आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, इस पे डेफिनेशन अप्लाई करें तब भी आपके पास आ जाएगी। और ये काफी दफा क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। NC12 को मैं लिख सकता हूँ NCn-12, तो NC12 की जगह क्या आ गया जी, NCn-12। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, अब ये क्या हो गया, NC8 एज इट इज इक्वल टू NC12 की जगह NCn-12। अब आप देखिए पहले दोनों में कांस्टेंट हम कंपेयर नहीं कर सकते थे, अब कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया। तो 8 इज इक्वल टू n-12, 12 उधर चला गया, 20 इज इक्वल टू n। तो आपने n की वैल्यू निकाल ली। ये था कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। नाउ स्टूडेंट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वी राइट द कॉम्बिनेशन? देयर आर 3 मेथड। कॉम्बिनेशन ऐसे भी लिखा जाता है, कॉम्बिनेशन ऐसे भी लिखा जाता है, कॉम्बिनेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये काफी दफा बोर्ड के एमसीक्यूज के तौर पे क्वेश्चन आ चुका है और हमेशा इसका जो आंसर होता है वो ऑल होता है। ओके, अब ट्रिक क्या आपके पास, आपसे पूछ लिया जाता है लेट्स सपोज के 4 3 प्लस 4 2 इज इक्वल टू व्हाट। तो आपने जरूरी नहीं है कि इनका कॉम्बिनेशन खोलें फिर उसका रिजल्ट जो आएगा फिर आप उसका आंसर लिखें, नहीं स्टूडेंट, आपने देखना है कि जो ऊपर वाला नंबर है इससे एक ज्यादा और इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो उठा लीजिएगा, ठीक। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें ऊपर वाले में देखें, इनमें एक ज्यादा किया तो n बन गया और इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, r, तो ये आपके पास आ गया। ओके, मैं एक घर के लिए आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। लेट्स सपोज 16 11 plus 16 10. So what will be the answer of this question? You can perform at your home. Okay, number of combination of n different objects when p particular include. तो अब देखिए कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट है यहाँ पे। तो आपने क्या है, अब p पर्टिकुलर इंक्लूड है इसमें और n आपके पास टोटल है। फॉर एग्जांपल आपने क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है और 15 प्लेयर्स की या 15 प्लेयर्स आपके पास और आपने 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। पेन 4 इंक्लूड पर्टिकुलरली 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, 4 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कोई भी मतलब आपने जो 15 सेलेक्ट करने हैं उसमें से 4 सिलेक्ट हैं। तो आपको अब यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो गई 4 और यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दें, n कितनी है जी, आपने आपके पास 15 है माइनस a की जगह आपके पास क्या आएगा जी 4 कॉम्बिनेशन r आपने कितने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं जी 11 माइनस फिर p की जगह क्या आएगा 4। तो आपने बेसिकली अब 11 में से 7 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, इसका कॉम्बिनेशन आपने निकालना है। ओके, अनदर ट्रिक, जो आपके पास कॉम्बिनेशन है उसमें जो ऑड नंबर की कॉम्बिनेशन आती है n1 प्लस n3 प्लस n5 प्लस n7 अप टू सो ऑन एंड तक, उसका जो सम होता है कॉम्बिनेशंस का वो 2n-1 होता है। और इसी तरह सम ऑफ ऑड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मैंने ऑड लिखा है, ये बेसिकली इवन के लिए। तो इवन के लिए भी आपके पास सम किसके बराबर होता है 2n-1। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सम ऑफ odd combination is equal to sum of even combination. So next, now student, very important topic, probability. The definition of the probability is a numerical evaluation of a chance that a particular event would occur. तो मैथमेटिकली फॉर्म, ये थ्योरेटिकली हो गई डेफिनेशन। मैथमेटिकली फॉर्म क्या है, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए स्टूडेंट, इफ देयर इज अ डाइस एंड यू थ्रो इट, जैसे ही आपने उसको थ्रो किया तो आपके पास जो सैंपल स्पेस आई वो आई 1 2 3 4 5 6। मैं कहता हूं जी इसमें से इवन नंबर आने के जो चांसेस हैं
वो कितने हैं। तो इवेंट जो बन गया आपके पास वो इवन नंबर आ गए 2 4 6। तो अब आप देखिए सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 6, इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई इवेंट की यूजिंग दिस डेफिनेशन, number of element in event, number of element in sample space 3/6, that is 1/2 answer of this event, that even number should occur. Okay, the next one is the mutually exclusive or disjoint event. ऐसे इवेंट जो कि डिसजॉइंट हो, फॉर एग्जांपल अब इसी की देखिए आप एग्जांपल, एक इवेंट आपके पास है इवन नंबर का, इसको मैं इवन कह देता हूं। दूसरा इवेंट आपके पास है ऑड नंबर का 1 3 5। तो आप देखें कि ये दोनों डिसजॉइंट है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि जस्ट इवन 2 ग्रेटर देन 1 बट ऑड। ये आपके पास आ गया 3 5, दैट इज ग्रेटर देन 1 3 और 5 ग्रेटर देन 1 है। और इसके साथ मैंने कंडीशन क्या लगा दी कि ऑड होने चाहिए, तो ऑड में सिर्फ यही दो है। तब भी आप देखिए ये दोनों आपस में क्या है डिसजॉइंट। तो अब अगर मैं ये आपके पास E1 के नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट E2, तो ये आपके पास आ गया 2, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास देख सकते हैं आप, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालें, दैट इज 3/6, क्योंकि दोनों की सैंपल स्पेस यही है 6। 3/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2/6। तो आपने देखा कि अगर आपके पास ऐसे इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो वो म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट कहलाते हैं, या जिनका दूसरा नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट में क्या होता है कि दोनों इवेंट की जो अक्ररेंस है या इक्वल चांसेस होने चाहिए अकर होने के। फॉर एग्जांपल इसकी देखिए प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आती है 1/2, लेकिन इसकी आपके पास 1/3 है, तो ये इक्वल तो नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 1 को भी ऐड कर दूं तो अब आप देखिए कि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ये भी 3 हो गए, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट के 3 है। तो अब आप देखिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3। तो इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो दोनों की अक्कर होने के चांसेस सेम है। अब ये देखें, ये जो मैंने एग्जांपल दी है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है, और इक्वली लाइकली भी है क्योंकि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक जैसी है, अक्कर होने के चांसेस क्या है एक जैसे हैं। और स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है। प्रोबेबिलिटी याद रखिए 0 और 1 के दरमियान होती है, और इसमें दो केसेस मजीद, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो तो उसको सर्टेन इवेंट बोला जाता है, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है। So now students, addition of the probability, there are two cases. One is disjoint event, then probability of A union B, probability of A plus probability of B, overlapping. Events, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. First one, find probability
that a dice is rolled when occurrence even number और ऑड नंबर। तो मैंने इवन नंबर लिखा है और ऑड नंबर लिखा है। तो इसमें देखें इवन 1 जो आपके पास हो गया वो हो गया 2 4 6, इवन 2 जो आपके पास हो गया 1 3 5, और सैंपल स्पेस आपके पास हो गया 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये ऑलरेडी मैं अभी सॉल्व करवा चुका हूं। आपने अब इसमें ये केस अप्लाई करना है क्योंकि दरमियान में आ गया है और। इस और का मतलब ये है कि ए यूनियन बी के लिए आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। क्योंकि देखें ना दोनों डिसजॉइंट केसेस हैं, इसलिए आपने ये फार्मूला यूज करना है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, occurrence is even or greater than 2। तो पहला इवेंट आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट 2 4 6, और सेकंड इवेंट आपके पास क्या आ गया ग्रेटर देन 2 में क्या आ जाता है 3 4 5 6। तो डाइस आपने एक ही रोल किया है, इसलिए ये आप एग्जांपल कंसीडर करेंगे। अब आप देखें क्या इसमें कुछ कॉमन है। अगर आप देखें तो इसका इंटरसेक्शन भी निकलता है E1 इंटरसेक्शन E2, दैट इज 4 and 6। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए जी 3। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 4। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 2। अब आपने स्टूडेंट ये वाला फार्मूला यूज करना है। पहली बात ये याद रखनी है कि और आ गया दरमियान में तो एडिशन लॉ यूज करेंगे, और दूसरी बात ये देखनी है कि आपने डिसजॉइंट इवेंट के लिए यूज करना है या ओवरलैपिंग केस के लिए इस्तेमाल करना है। तो क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, कॉमन आ गया दोनों इवेंट्स के दरमियान, इसलिए आपने ओवरलैपिंग केस को यूज करना है। तो यहाँ पे सिंपल है, आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, E1 प्लस E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो E1 के एलिमेंट कितने जी 3/6 प्लस 4/6 माइनस 2/6, तो 7 - 2 5/6 आंसर आ गया। नीचे अगर नंबर डिनोमिनेटर में सेम हो तो ऊपर जैसे ही ऑपरेशन होता है वैसे ही कर सकते हैं। 3 + 4 7, 7 - 2 5, 5/6, दैट इज योर आंसर। ओके, द नेक्स्ट वन इज एडिशन की जगह मैं लिखूंगा जी मल्टीप्लिकेशन लॉ। अब मल्टीप्लिकेशन लॉ में आपने स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कंसेप्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आपके पास 3 है इवेंट तो ये आपके पास 3 हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसी तरह आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं, और इसमें और नहीं आता दरमियान में, इसमें आपके पास आता है एंड। तो यही इवेंट आप देखिए व्हेन अकरस इवन नंबर, तो ये इवेंट हो गया, और नंबर ये हो गया। अब आपने यूनियन नहीं मालूम करना, यहाँ पे देखिए एंड आ गया या बोथ आ जाए, याद रखिएगा ये दो लफ्ज, एंड आ जाए या बोथ आ जाए, तो आपने इंटरसेक्शन वाला फार्मूला यूज करना है। यहां पे आपके पास जो इवेंट है डेट आर इवन नंबर और ऑड नंबर, तो
सैंपल स्पेस भी यही रहनी थी, तो ये आपके पास आ गया E1 इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू इंडिपेंडेंट इवेंट होते क्या है स्टूडेंट, ऐसे इवेंट मतलब कि जिसके अक्कर होने का किसी और पे डिपेंड ना करता हो। जैसे एक इंसान के जिंदा रहने के जो चांसेस है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है, वो बी पर्सन पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर ए ने जिंदा रहना है तो जरूरी नहीं है कि बी भी जिंदा ही रहे। ए की डेथ करता है तो जरूरी नहीं है कि बी भी डेथ करे। तो ऐसे इवेंट जो आपके पास होते हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 it can be written as number of element 3/6 or 3/6, that is 9/36 और 1/4। तो ये आपके पास स्टूडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट थे। हम इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जांपल दी जा सकती है। प्लेइंग कार्ड्स आपके पास है, उससे मतलब काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। और लेकिन स्पेशली जो है ये डाई से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आता है, तो इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो 7.7 और 7.8 एक्सरसाइज को अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।